नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? पुराना पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो ना? ज्योग्राफी कर रहे हैं हम। और हमारा प्लानर क्या कहता है? हमारा प्लानर कहता है कि साहब हमने ये पर्यावरण छोड़ के 1 से लेके 8 पढ़ लिए, और कल हमने 10वां पढ़ लिया था, और आज हम कर लेंगे 11वां और 12वां। 11 12 कर लेंगे, और ये 13, है ना? और ये 14 पूरा ही कर लेते हैं आज, है ना? आज कैसे भी करके क्लास 7 के चैप्टर्स इनको पूरा कर लेंगे, और इन्हीं के आगे 8th और 9th में एडिफिकेशन आपको मिलेगा। देखो, कल मेरी पुलकित से बात हो रही थी, तो पुलकित ने कहा था सर, जो आठ ये जो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन वाला चैप्टर है, इसी का कुछ पार्ट आपको 8वीं में मिलेगा। तो आपको क्या करना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये आपने पार्ट का कोई एक पेज का नोट्स बना लिया, उसके बाद 2 पेज और छोड़ देना। तो आपके 8th और 9th में जो इसमें जुड़ेगा वो आगे अपन लिख लेंगे। इसी तरीके से जब आज हम 12वां चैप्टर करेंगे, मानवीय पर्यावरण बस्तियां और ये परिवहन और संचार इत्यादि, तो इसमें भी इसके 1 पेज के आपके नोट्स बनेंगे, और फिर पुनः 1 पेज के नोट्स बना के छोड़ देना। शबाना ने मुझे नोट्स भेजे थे, बड़े अच्छे नोट्स बनाए थे शबाना ने। बाकी विद्यार्थी भी इसी प्रकार से बनाए कि पूरा चैप्टर 1 पेज में समराइज होके आ जाए आपके पास, जैसे क्या हो वो रिवाइज करने में आसान हो। और भैया सैटरडे संडे को जो आपने पिछले सप्ताह में पढ़ाई करी है उसको रिवाइज अवश्य कर लेना, नहीं तो हमारी सारी तैयारी व्यर्थ चली जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मानवीय पर्यावरण, और मानवीय पर्यावरण में 3 चीज इनने डाल रखी हैं: बस्तियां, परिवहन और संचार। देखो, कैसा पर्यावरण की बात कर रहे हैं? मानवीय, ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर? और क्या बस्तियां देखेंगे, परिवहन देखेंगे और संचार देखेंगे। इसके अंतर्गत आप मतलब जिस परि प्लस आवरण, जिस आवरण के चारों ओर मानव रहते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्लियर? और इसमें 3 प्रमुख बिंदु आ रहे हैं: बस्तियां, परिवहन, संचार। अब कभी भी मेंस में प्रश्न आ जाए मानवीय पर्यावरण के बारे में, तो आपको उसके कौन कौन से आयाम छूने हैं कि भैया बस्तियां, परिवहन और संचार, इन 3 आयाम को तो छूना ही छूना है। समझ गए ना? प्रश्नों में ऐसा कोई जटिल प्रश्न आ गया तो शब्दों का अंदर का अर्थ समझ जाना। चलिए, इसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट की बात है उनको लेते चलेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो कि बसाव स्थान होता क्या है। बसने वाला स्थान, वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। 2 चीजें, भवन भी और बस्तियां। मतलब 10 15 20 50 भवन बन गए तो उसको क्या बोलेंगे? आप बसाव स्थान बोलेंगे। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए अनुकूल प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी हैं? एक तो भैया वहाँ जलवायु बड़ी शानदार होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। देखो, जब तुम कभी कलेक्टर वगैरह बन जाओगे ना, और तुम्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, रेजिडेंशियल प्लानिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो इन बिंदुओं की तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि भैया जहाँ पर आप किसी को बसा रहे हो या नई कॉलोनी बना रहे हो, वहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु तो संभवतः जिस एरिया में रह रहे हो वैसी रहेगी, और अगर आप कोई हार्श जगह रह रहे हो तो उसी के अनुसार आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। सपोज करो आप आसाम के जल प्लावन वाले क्षेत्र में अगर कोई आपके डिस्ट्रिक्ट के आप कलेक्टर हो, तो आपको वहाँ की जलवायु के अनुसार ही वहाँ पे निर्माण करवाना पड़ेगा। जल की उपलब्धता, वहाँ पर जो आप कॉलोनी काट रहे हो, अपने किसी को बसा रहे हो, तो क्या वहाँ जल की उपलब्धता है कि नहीं? वहाँ की भूमि कैसी है, उस भूमि की उपयुक्तता भी देखोगे आप, और मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो क्या करना, वहाँ पर भैया मकान दुकान मत बनाना, और उसकी जगह ऐसी जगह देखो जो बंजर हो, वहाँ पर मकान दुकान बनाओ, उसके नज़दीक ही क्या हो, उपजाऊ मिट्टी हो, तो वो बड़ा आदर्श स्थिति मानी जाती है। वैसे ही हमारे यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी कम है, तो उसको व्यर्थ मत करना। समझ गए भैया? प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक दशाएं, मानवीय दशाएं नहीं, प्राकृतिक दशाएं। बस्तियां, वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ओके? और इसमें स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंस दे रखा है, जैसे प्रारंभिक मनुष्य थे वो वृक्षों और गुफाओं में रहते थे, फिर फसल उगाना प्रारंभ किया उन्होंने एक जगह, फिर स्थायी रूप में घर बनाना प्रारंभ किया। और चूंकि नदी के नज़दीक होने से उनको लाभ होता था, भोजन भी मिलता था, जल भी मिलता था, इस कारण से जितनी भी आपकी सभ्यता का विकास हुआ वो नदी घाटियों के निकट ही हुआ। ठीक है भैया? व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियां और बड़ी होती चली गई। गांव बनते हैं तहसील, तहसील से भैया बन जाते हैं नगर, और नगर से शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी तक बन जाते हैं।
नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। इसी तरीके से सिंधु नदी सभ्यता, टिग्रिस, नील, हुआंग हो नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम आपको याद ही होंगे। अब आपको मुझे ये बतानी है टिग्रिस नदी के समीप, ये एक तो टिग्रिस नदी की लोकेशन बतानी है और टिग्रिस नदी के समीप कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी ये बतानी है। नील तो आप बता ही दोगे, हुआंग हो नाम से आपको क्लियर है, सिंधु तो भैया हम हिंदू हैं ही। इसका मुझे बताना आप। आपकी बस्तियां स्थायी और अस्थायी दो प्रकृति की होती है। कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वो अस्थायी, और हमेशा के लिए जो बनाई जाती है वो स्थायी। आप अस्थायी सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेगी? जहाँ पर भैया जलवायु परिस्थिति, ये जो आदर्श अनुकूल परिस्थिति है ना, अगर ये जहाँ पर भी उपलब्ध नहीं होगी वहाँ पर यदि आपको बस्ती मिलेगी तो कैसी मिलेगी? अस्थायी बस्ती मिलेगी। क्लियर? रेगिस्तान, पर्वत इत्यादि स्थानों पर आपको अस्थायी बस्तियां देखने को मिलेगी। बंजारे हमारे ऋतु प्रवास करते हैं अधिकांश बस्तियां, लेकिन आज बंजारों के लिए भी स्थायी हो गई हैं। देखो इस शब्दों को पकड़ना, स्थायी बस्ती, अस्थायी बस्ती, हाँ, अनुकूलतम प्राकृतिक दशाएं, मानवीय पर्यावरण, इन शब्दों के लिए आपको ये पाठ बहुत लाभ देगा। एक शब्द आता है ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अभी भीड़ वगैरह लेके निकल जाते हैं सर्दियों में, पश्चिमी राजस्थान से क्या करते हैं, गर्मियों में तो 100% आते ही आते हैं, लेकिन सर्दियों में भी क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हुए हमारे यहाँ पर ले आते हैं बारिश के टाइम पे पूर्वी राजस्थान में, जैसे कि इनको हरा चारा मिल जाए। और क्या करते हैं, इनको चराते हुए ये अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र में जाके बेच आते हैं, खूब बेचते हैं जच के, ऐसे कैसे रेवड़ के रेवड़ लेके जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते हैं, इसी को ऋतु प्रवास बोलते हैं। अगला इन्होंने एक टर्म बताया, भैया लोग शहर जाते क्यों हैं? आप शहर आना क्यों चाहते हो? अब मैं गांव जाना चाहता हूँ और लोग शहर आना चाहते हैं। बड़ी विडम्बना है कि मैंने अपना मकान एक गांव में ढूंढने का खूब प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। मैंने यहाँ के जोनल मैनेजर से खूब बात करी, मैंने भाई यहाँ कुछ कर दो व्यवस्था। तो मेरे से यही कहते थे, बोलो विकास जी भाई साहब क्या करें, फाइबर ऑप्टिक्स का हमारे यहाँ पर पिछले 1 साल से प्रकल्प चल रहा है कि भैया हर गांव गांव में हमें फाइबर ऑप्टिक्स बिछानी है, लेकिन स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही है, वैसे तो सेंटर का काम है, लेकिन क्या होता है कि उतनी शीतलता आ जाती है, वो स्फूर्ति नहीं रहती। तो बोले नहीं तो अब तक तो हम डाल देते उस गांव में। अगर वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर जिस गांव का मैं सोच रहा था होती, तो मैं आज गांव से ही आपको सारे लेक्चर ले रहा होता। सुबह बढ़िया से उठता, खेतों में ठंडी हवा खाता, सुबह वहाँ घूमने जाते, ओहो आनंद ही कुछ और है, हरी हरी सब्जियाँ लेके आते। और जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ यहाँ पे एक चंबल नदी बहती है, आप सभी जानते होंगे, यमुना की सहायक नदी है चंबल, और चंबल नदी भी पास से ही गुजर रही है, तो बहुत अच्छा दृश्य है वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम शहर क्यों जाते हैं? नौकरी पाने के लिए, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में जाते हैं, इसीलिए सामान्यतः जाते हैं। आजकल तो एंटरटेनमेंट प्राप्त करने के लिए भी लोग केवल मनोरंजन के नाम मात्र के लिए भी शहर रहने लग गए। और इससे क्या नुकसान हुआ? इससे भैया अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां आपको वहाँ पे दिखाई देने लग गई। भीड़ भाड़, अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियां भी आपको दृष्टिगोचर होने लग गई। मतलब शहर बनने के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है वो आपको ध्यान में आ गए। क्लियर? शहरों में आपको जल विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। सांस की समस्या तो दिल्ली में आप देख ही रहे हो, दिल्ली में रहना नर्क में रहने के समान है। और हमारे राहुल गांधी तो दिल्ली में जैसे ही पर्यावरण खराब हुआ, माँ और वो पुत्र गोवा चले गए घूमने। मतलब दिल्ली की करोड़ों जनसंख्या जो रह रही है वो पता नहीं फिर कैसे रह रही होगी। आप देखो विडम्बना, देश को चलाने वाले जो सर्वोच्च पार्टी के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? सर्वोच्च पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ भैया, आज भी विपक्ष के रूप में मान्यता है। उस पार्टी जो है कहाँ चले गए? गोवा में इसलिए चले गए क्योंकि दिल्ली में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, क्योंकि वहां पर वायु में प्रदूषण बढ़ गया था। आगे देखो, ये स्टिल्ट पर मकान, देखो ये यहाँ पे क्या होता है कि बारिश के समय पे यहाँ पानी बढ़ जाता है। आसाम में ऐसे आपको मकान देखने को खूब मिलेंगे। तो ऐसे बांस के ऊपर ही मकान बना के रहते हैं, ऊंचाई पर बना के रहते हैं, यूँ मान लीजिए आप, है ना। आगे परिवहन के साधन देख लें अब। ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में हमें मूल शब्द मतलब टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी, उसके लिए ये बड़ा काम का चैप्टर है। परिवहन क्या होता है? मैं आपसे अगर सामान्य भाषा में डेफिनेशन पूछूं तो ये सिंपल से डेफिनेशन है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पहली बात तो परिवहन क्या है? एक साधन है। क्या है भैया? एक साधन है।
और साधन किसके लिए? इधर से उधर आवागमन करने के लिए। और उस आवागमन कौन कौन करते हैं? लोग करते हैं, और सामानों को हम इधर से उधर आवागमन करते हैं। ध्यान रखना, ये साधन शब्द इंपॉर्टेंट है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। और फिर बता रखा है भैया पुराने समय में आप कैसे करते थे, वर्तमान में आपके परिवहन के साधन में क्या चेंजेस हैं वो है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बना रखा है चित्र, बर्फ से बने आवास, इनको आप क्या कहते हो? इग्लू कहते हो। 4 मुख्य साधन आपको ध्यान में आते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। देखो कभी भी आपके पास परिवहन का प्रश्न आ जाए ना, तो इसी तरीके से बांट के उसको बताना कि सड़क मार्ग में ये आता है, रेल मार्ग में ये आता है, वाटरवेज जल मार्ग में ये आता है, और एयरवेज में ये आता है। और फिर इसको और बाइफिकेट कर देना कि इनके क्या लाभ, क्या हानि, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर परिवहन के साधन की। इस ऐसे आप बांट के उत्तर लिखोगे ना, तो आपका उत्तर 400-500 शब्द भी आप लिख सकते हो। नहीं तो दिक्कत आती है कि लिखें क्या। ठीक है। सड़क मार्ग आप सभी जानते हो, कच्ची पक्की सड़कें आपने सभी ने देखी होगी। देखने वाली बात यह है कि बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। किसमें? सबवे और फ्लाईओवर में। देखो सबवे क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमिगत मार्ग। हम जस्ते जो बोल देते हैं ना कि यार वो हम सबवे था, फ्लाईओवर था, अब वो फ्लाईओवर को सबवे बोलते थे, सबवे को फ्लाईओवर बोलते थे। सबवे मतलब ये रास्ता कोई जा रहा है, ये 2 कोई रास्ते जा रहे हैं, तो इन रास्ते के नीचे से अगर कोई रास्ता निकाल दिया तो उसको क्या बोलेंगे? सबवे बोलेंगे। सामान्यतः आप देखना कि कई बार ये पटरियाँ ऊपर जा रही होती हैं, उसके नीचे से रास्ता निकाल दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? सबवे मतलब क्या हो गया? भूमिगत मार्ग हो गया। भूमि के नीचे से कोई मार्ग जा रहा है, भूमिगत सड़कों को हम क्या बोलते हैं? सबवे बोलते हैं। फ्लाईओवर क्या है? उत्थित सड़क, उत्थित मतलब उठी हुई, है ना। जो यहाँ पटरी जा रही है तो आपने क्या किया? यहाँ पे एक फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाई करके, मतलब उसके ऊपर ऊपर से उड़ते हुए निकल गए आप। तो फ्लाईओवर और सबवे में ध्यान रखना, सबवे जैसे आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम बनोगे तो आपको यही बोलेंगे, मतलब कलेक्टर साहब के आप नीचे हो, सब असिस्टेंट, सब शब्द क्या है? नीचे के लिए, भूमिगत। देखो अगर हम बात करें कि इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कौन सा रहता है, तो आप मुझे भी बताना। जैसे रेल हो गया, और एयर हो गया, और आपका रेल हो गया, एयर हो गया, रोड हो गया, और वाटरवेज हो गया। इसमें सबसे इकोनॉमिकल आपका कौन सा है आवागमन का साधन, ये भी बताना, है ना। अब क्या, जल्दी से अपने ऑनलाइन देखो, कल किसका भी फोन आया था, शबाना ने ही पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था कि सर ये लाइव क्लास स्टार्ट कर दो ना। बेटा देखो लाइव क्लास में दिक्कत क्या आती है कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करी थी तो उसमें समस्या ये आ रही थी कि कुछ जगह पर जो नेटवर्क की अगर थोड़ी सी भी समस्या होती है ना, तो लाइव क्लासेस में वो बालकों को बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात, अब क्या होता है, जैसे सर्वर जो होता है ना, जैसे यूट्यूब का सर्वर है, वो सर्वर इन्होंने इतना लाइट कर रखा है कि थोड़े से भी नेटवर्क में बढ़िया से चल जाता है वो, समझ गए। अगर जूम के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से अपन लाइव क्लास लेते हैं ना, तो वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं चलता है। अब या तो उसके लिए आप बहुत बढ़िया सर्वर रखो, जैसे कि अनअकैडमी के पास अपना बढ़िया सर्वर है, तो उसमें क्या स्पीड आपको ठीक मिल जाती है। और वो भी क्या करते हैं, कोलैबोरेट कर देते हैं यूट्यूब से, जिसके माध्यम से उस सर्वर को यूज में ले लेते हैं। क्लियर। अब या तो जैसे ही वो अपने बहुत जल्द, जैसे ही अपन 1000 सब्सक्राइबर कर लें, उसके बाद लाइव क्लासेस तुरंत स्टार्ट कर देंगे, यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर देंगे, और वो अपन उसको रेस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं कि जो अपने बालक हैं उन्हीं के माध्यम से अपन क्लास लेंगे। फिर ये जितने भी आपस के अपने संवाद होते हैं वो बड़ा सरल हो जाएगा। मैं भी मिस करता हूँ इसको निस्संदेह। कल आपका मैसेज आ गया था तो मैंने आपसे यही कहा था कि मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको। चलो साहब, रेल मार्ग देख लो। देखो सबसे जो सस्ता पड़ता है वो वाटरवेज पड़ता है ना। जल मार्ग के माध्यम से आवागमन का साधन बहुत सस्ता है। अब इसीलिए नितिन गडकरी तो बड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं कि जितने भी हमारे वाटरवेज हैं उन पर कैसे भी करके जल मार्ग पे एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सामान की तो आवाजाही स्टार्ट कर दें। आप देखो गंगा पे उन्होंने अभी बेसिकली फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात करी है, जो कहाँ से बंगाल तक जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो नदी को और गहरा करने का कर रहे हैं, है ना, और गहरा कर रहे हैं उससे, जिससे कि भारी आपके जलपोत भी आसानी से जा सके। रेल मार्ग किस लिए लेते हैं? तीव्रता और कम खर्चे के लिए होता है, आवागमन का साधन हो गया।
और अब वर्तमान में सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। सामान्य बातें हैं, प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया दुर्गम स्थानों पर प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हमने वहां तक ट्रेन पहुंचा दी है। अगर आपको प्रौद्योगिकी देखनी है तो ये बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है चीन का। जाइनिंग से लासा के बीच इन्होंने रेलगाड़ी चला रखी है जो समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया में अगर रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है तो किसका है? अपनी प्यारी भारत रेल का है। भारतीय रेल मार्ग का जाल एशिया में सबसे बड़ा जाल है। विश्व में जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ना, लंबा, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, मतलब साइबेरिया को भी क्रॉस करके निकलने वाला ट्रांस साइबेरियन। ये सेंट पीटर्सबर्ग है एक कोने पर, है ना, देखो ये है एक कोने पर ट्रांस सेंट पीटर्सबर्ग से, इसको लेनिनग्राद भी बोलते हैं। मास्को, ये अपना मास्को रहा इनका रूस का, मास्को से होता हुआ देखो कहाँ आ गया, दूसरे कोने पर आ गया, ये प्रशांत महासागर तक आ गया। सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भैया व्लादिवोस्तोक की लोकेशन पूछ लेते हैं आपसे, तो अगर आपको ध्यान है कि विश्व की जो सबसे लंबी ट्रेन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, तो दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको ध्यान में आ गए। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके ये हमारे व्लादिवोस्तोक तक चलती है। क्लियर है? जलमार्ग बहुत संभावनाएं वाला वाटरवे है। और जलमार्ग पे तो अभी गुजरात में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे जहाज उतारा ही है। देखिए, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अंतर्देशीय और एक समुद्री मार्ग। अब आपको यहाँ पर बाइफिकेशन ध्यान में आ गया, तो बेसिक बनना स्टार्ट हो गए। जलमार्ग के बारे में बात आएंगे, दो प्रकार के वेज होते हैं। एक तो होता है भैया अंतर्देशीय, हमारे देश के अंतर्गत चलते हैं जो जलपोत। एक होता है समुद्री मार्ग। अच्छा, ये इतना सस्ता क्यों पड़ता है? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको केवल वाहन चाहिए, जैसे कि सड़क पर चलाने के लिए कार चाहिए। अब कार चलाने के बाद आपको सड़क भी बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, और उस सड़क की फिर मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। लेकिन जल में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको केवल जैसे कार सड़क के लिए चाहिए ना, ऐसे जल के लिए जलपोत चाहिए आपको, और जलपोत की आप मेंटेनेंस करते रहो। आपको रोड बनाने का झंझट नहीं है, जल में ही आप अपना काम कर लो। कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कभी क्रिएट करने, टूट फूट होने का कोई संकट ही नहीं है। तो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया साधन माना जाता है। खास तौर पर लॉजिस्टिक के लिए तो इसकी बहुत उपयोगिता है। देखो, विश्व का 78% जो आपकी लोडिंग और अनलोडिंग होती है वो होती इसी से, समुद्री मार्गों से होती है। सारा तेल हमारा कंटेनर समुद्री मार्ग से आता है, सस्ता पड़ता है इसलिए। बाकी इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है ना। पोर्ट्स के नाम दे रखे हैं वर्ल्ड के, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपके काम का है ना, उसी को अपन देखेंगे। वायु मार्ग आप सब जानते हो बहुत महंगा होता है। महंगा इसलिए होता है भैया, ईंधन की लागत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत महंगा हो जाता है। हेलीकॉप्टर जो होता है अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों को बचाने के लिए भी काम में आता है। संचार, संचार की डेफिनेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन, दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। देखो, इसमें ध्यान रखना, इस सूचना से आशय इसमें ये होता है संचार में कि मैंने आपको बोला दो, तो आपको भी दो ही समझ में आया। एक कई बार अपन सेंटेंस बोलते हैं ना, रोको मत जाने दो। देखो संचार में कैसे दिक्कत आती है। मैंने आपसे बोला अरे उसको रोको मत जाने दो, तो आपने क्या समझा? रोको मत जाने दो, आपने जाने दिया। मैंने पूछा भाई क्यों जाने दिया आपने उसको? बोला आपने तो बोला था रोको मत जाने दो। अरे मैंने ये बोला था रोको मत जाने दो। तो संचार का डेफिनेशन जब ही फुलफिल होगी कि जो मैंने आशय मेरे बोलने का समझने का था वही आपको ध्यान में आना चाहिए। संचार में सूचना का इसका अर्थ समझ में आ गया ना। देखो, इस डेफिनेशन में ये लाइन और जुड़ेगी, लेकिन अपने साथी के हिसाब से डेफिनेशन बढ़िया है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को भी विकसित कर लिया है और संचार तंत्र का विकास का वर्णन करता है। चित्र कौन सा है? 7.10। ये सारे संचार के माध्यम है। पहले तो मानव आपस में बातचीत किया करते थे, आदि मानव, कबूतरों से संचार होता था, डाकिया आ गया, आपके देखो ये समाचार पत्र और किताबों के माध्यम से संचार हो रहा है, और ये अपने नवीनतम माध्यम है टीवी, टेलीफोन, सेल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। और देखो संचार में मनोरंजन भी आता है, और ये मनोरंजन वगैरह इत्यादि किसके माध्यम से आ रहा है? आपके ये मतलब सिनेमा हॉल।
ये आपके सैटेलाइट के माध्यम से आ रहा है। ये विश्व के प्रमुख समुद्र और हवाई पतन है, एक बार इस पर अवश्य नज़र डाल देना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या करना है, जो पोर्ट्स है ना उन पर एक बार ध्यान देना। जैसे कि ये पहले एक एक कॉन्टिनेंट उठा के चलना। जैसे ऑस्ट्रेलिया गए 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये पर्थ है, यहाँ पर सिडनी है, ये अपना न्यूजीलैंड में ऑकलैंड आ गया, ये वेलिंगटन आ गया। इनके आसपास के जो कंट्रीज है, जकार्ता, सिंगापुर, ये जो नाम है इनको एक बार देख लेना, पोर्ट कंट्रीज को देख लेना। और इसमें भी देखो जलमार्ग के लिए आपके ये पर्पल कलर है, और सीधी लाइन आ रही है अपने नारंगी रंग की, वो वायु मार्ग है। तो पर्पल कलर वाले पोर्टों को तो एक बार अवश्य देख लेना। क्लियर? जैसे हांगकांग की लोकेशन आपको ध्यान में आ जाएगी, ये मनीला है, मनीला से यहाँ सामान जा रहा है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये पार्ट तो अवश्य हो ही जाता है, ये तो देखना ही देखना है, जल मार्ग। और ये भी देख लेना जब देखने लगो तो। ये इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। यहाँ से लंदन के लिए आपके सीधे जहाज जा रहे हैं, उत्तर अटलांटिक सागर से जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट कर लेना बैठ के, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अपना ये दक्षिण अटलांटिक सागर का ये पार्ट, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का अपना ये वाला पार्ट एक बार अवश्य देख लेना। जैसे सेशल्स द्वीप है ये आपका, ये मॉरिशस से आ गया, ये मेडागास्कर दे नहीं रखा, लेकिन आपको पोर्ट का ध्यान रखना है। जैसे बैरा है, डरबन है, मोम्बासा है, अदन की खाड़ी आपका ये हो गया, ये जिद्दा हो गया। और यहाँ आपके रेड सी में से होते हुए आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख लेना ना, ये काहिरा है अपना। और अगला काम आपको क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। परिवहन के प्रकार मन में सोचना कौन कौन से हैं। बस्ती से आप क्या समझते हैं, देखो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछना है बस्ती से आप क्या समझते हो, तो आपको लिखने में दिक्कत आ जाएगी। तो एक बार इसको अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके देख लेना, बस्ती क्या होता है। बस्ती में 2 प्रमुख तत्व होते हैं, उनका ध्यान रखना। ग्रामीण लोगों के क्रियाकल्प क्या है, मन में सोच लेना एक बार। रेल मार्ग के 2 गुण आपको बताने, छोटे छोटे। देखो अगर मैं आपसे कोई 4 लाइन का प्रश्न पूछूँ ना तो आदमी घबरा जाता है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, एक बालक से मैंने ऐसे ही पूछ दिया, मैंने एक बड़ी सिंपल सी उससे बात पूछी थी। मैंने कहा ये रेल मार्ग के फायदे गिना दो आप। वो 1 या 2 फायदे के बाद फायदे नहीं गिना पाया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था वो, उसने मेरे से तैयारी के लिए बातचीत करी थी, तो मैंने सिंपल सा उससे प्रश्न पूछ लिया। तो छोटे छोटे प्रश्नों की एक बार आपको ब्रेन को स्टॉर्मिंग करने की आदत पड़ गई ना, तो आप बड़े प्रश्नों को अच्छे से कर पाओगे। संचार से आप क्या समझते हो, जनसंपर्क के माध्यम आप देख लेना। और एक बार ये भी देख लेना, इनको भी मिला लेना बैठ के, 1 मिनट का काम है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर है ये 8वां, 7.8, मतलब 7वां, क्लास 7 का 8वां चैप्टर। देखो मानव पर्यावरण और अन्य अन्य क्रियाएं को बोलते हैं, उसके ऊपर चैप्टर है। हमारे प्लानर के अनुसार ये कक्षा 7वीं का 8वां चैप्टर है। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, और उसके अंतर्गत उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश के बारे में देखेंगे। देखो हेडिंग क्या बोल रही है कि अब हम ये देखेंगे कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण प्रदेश में रहने वाले जो मानवीय क्रिया है उनके बारे में देखेंगे। और हमने देखा था मानव पर्यावरण में कौन कौन सी 3 चीज़ आती हैं आपकी। एक तो जलवायु थी, दूसरी आपने क्या देखा था, परिवहन देखा था, और बस्तियां इत्यादि भी देखी थी। तो उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमेंगे और देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश में किस प्रकार का मानव पर्यावरण देखने को मिलता है। और बहुत प्यारा चैप्टर है, इसमें से आपको 4-5 बड़े अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये देखो दूरस्थ भूस्तर पर रहने वाले लोगों की तस्वीरें हैं कि अलग क्षेत्रों में किस प्रकार का रहन सहन हो जाता है, खान पान अलग हो जाता है, बिल्कुल ही कल्चरल में डिफरेंसेस आ जाता है, उसके बारे में बता रहा है। देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 8, 9, 10 में। इसी के आगे आपको विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के और भी निवासियों के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। देखो अमेजन बेसिन के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि भैया ये देखो आप पहले सबसे पहले ये देखो कि भैया उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हम बोलेंगे किसको। पुनः एक बार बता रहा हूँ, जैसे 5-7 बार बता दिया है। 0 डिग्री हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ऊपर नीचे आ जाओ, ऊपर अपने कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। क्या कह रहे हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो स्थित पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय पार्ट बोलते हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यदि मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 10 डिग्री यहाँ उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बाल इसमें बहुत गलती करते हैं। अब आपको ध्यान में आ गया ना, ये तो हो गया भैया उष्णकटिबंधीय प्रदेश और ये भूमध्य रेखीय प्रदेश, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा के।
अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है और पश्चिम से निकलती है और अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, ये डायग्राम देख के देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मुहाना, मुझे बताइए मुहाना क्या होता है। देखो मुहाना केवल वो ही नहीं होता कि जो नदी के लास्ट का आपको मुंह दिख जाए, नहीं, जब तक का ये मुहाना आप इसको नहीं कह देंगे कि कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है तो उसे उस नदी का मुहाना कहते हैं। वो उसमें एडजेसेंट होनी चाहिए, है ना, या उसका मुहाना आपका कहीं डेल्टा क्षेत्र में गिर रहा है, कहीं आपके लैंड में जाके रुक रहा है जहाँ पर फिर वो अपनी एक अलग ही पर्यावरण परिस्थिति के बना देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मुहाना बोलेंगे। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदी मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अच्छा, बेसिन क्या होता है, देखो ये आपके अमेजन नदी बह रही है, ये साहब जैसे आपकी अमेजन नदी है, अब आपकी ये भी इसकी एक टेरिटरी आ रही है, ये भी ट्रिब्यूटरी आ रही है, एक ये भी ट्रिब्यूटरी आ रही है, यहाँ पे ये भी ट्रिब्यूटरी आ रही है, ये भी ट्रिब्यूटरी आ रही है। अब एक बार देखो ये जो एरिया है ना बीच वाला, ये सारा अमेजन बेसिन का एरिया ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमेजन बेसिन का एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब कि उसकी जो सहायक नदियां हैं और मूल अमेजन नदी है, उनके आसपास का जो क्षेत्रफल है वह भी किसके अंतर्गत आता है, वह क्षेत्रफल बेसिन कहलाता है। क्लियर। और ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। अब इसमें देखो एक बड़ा प्यारा प्रश्न बनता है। वैसे तो इसमें ज़्यादा आप टेंशन लेना मत। देखो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, सपोज करो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, हाँ, इनमें से बताइए कौन सा अमेजन बेसिन का क्षेत्र नहीं है। तो ये क्या, चारों ही इसके क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। और वेनेजुएला आ जाए ना, तो वेनेजुएला भी इसके बेसिन का पार्ट है, लेकिन बहुत छोटे से भाग में बहता है, लेकिन है जरूर, ठीक है। और आप फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुयाना ये भी देख लेना। ये फ्रेंच गुआना है, सूरीनाम है और ये गुयाना है। देखो यही आपके मैप की काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो पेरू देश है उसको हम क्या बोलते हैं, घोड़े की मुंह की आकृति वाला देश। ये क्या है, पेरू है। और साथ साथ ध्यान कर लेना, ये बोलीविया, नीचे बड़ा सा अर्जेंटीना, ये बीच में चिली, ये लो इसको चिली बना देता हूँ। ये मैंने इसको क्या बना दिया, चिली, लाल मिर्च बना दिया। लो सा लाल मिर्च कहाँ पर बैठी है, बिल्कुल आपकी मकर रेखा जो गुजर रही है उसके नीचे से, ठीक है ना। ये रही। अब ये ना 20 नहीं, ध्यान रखना ना, ये थोड़ी सी ऊपर है, ये आपकी मकर रेखा हो गई। और उरुग्वे, तो बाद में जब मैपिंग करेंगे तो हम देखेंगे सब अर्जेंटीना से टच हो रहा है और यहाँ पर ब्राज़ील का टच हो रहा है, लेकिन पैराग्वा के टच नहीं हो रहा है। ये बाकी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हम देखेंगे। अभी आप इनकी केवल अब स्थिति देख लो, लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ना, इन पे ध्यान दे लेना। चलो सब आगे चलो। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की हम जलवायु देखते हैं तो कैसी जलवायु है इसकी, यहाँ पर पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नव जलवायु रहती है। यहाँ मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रहते हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। गर्मी में बैठो चाहे रात को बैठो, चाहे रात होने के बाद भी चिपचिपाहट वाला मौसम रहता है, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती रहती है। मतलब कि रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च रहती है और इसी अति उच्च आर्द्रता की वजह से शाम होते होते यहाँ रोज बारिश होती है, क्या रोज वर्षा होती है। आगे हम इनकी देखते हैं जलवायु भैया, वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर आपको कैसे वन मिलते हैं, सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत बन जाती है और नीचे सूर्य का प्रकाश धरातल तक भी नहीं पहुंच पाता। यहाँ इसीलिए यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, परजीवी पौधों के रूप में या ऑर्किड और ब्रोमेलियाड पैदा होते रहते हैं। यदि आपसे आ जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऑर्किड और ब्रोमेलियाड किस प्रकार के पौधे हैं, तो आप बता देना भैया परजीवी पौधे हैं। प्राणी तो भैया बायोडाइवर्सिटी तो आपको जबरदस्त मिलेगी यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन वाले क्षेत्र में, और विशेषकर अमेजन पर वर्षा वन जिनको बोलते हैं। प्राणी जगत की तो प्रचुरता होती है, जैसे टुंकन, गुंजन, रंगीन पक्षाती वाले पक्षी इत्यादि देखते हैं। टैपिर को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये टैपिर जो होता है सूअर जैसा होता है, लेकिन क्या करता है ये जैसे कि अपने नथड़ों से
जहाँ पर दीमक होती है, दीमक खींच खींच के खाता है। क्लियर? चलो एक बार ये देख लो, क्या आप जानते हैं ब्रोमीलियार्ड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये ब्रोमीलियार्ड को ध्यान रखना। कहाँ मिलता है? वर्षा वन में मिलता है। कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। आगे देख लो, आपको देखो एनाकोंडा मूवी हो गई, पिराना एक मूवी हो गई, ये जितनी भी अंग्रेजी पिक्चर है, ये जानवर कहाँ से लिए गए? इन्होंने अमेजन फॉरेस्ट वाले लिए गए। पिराना मछली भी यहाँ मिलती है, बहुत खतरनाक बोलते हैं, अमेजन नदी में पाई जाती है। जीवों की यहाँ पे विस्तृत विविधता देखने को मिलती है। वर्षा वन के निवासी, देखो वहाँ के जो निवासी भरण पोषण के लिए ये कर्तन एवं दहन कृषि आपने देखा होगा। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाते हैं जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक वो फसल पैदा करते हैं। जैसे उसके पोषक तत्व कम होते हैं, दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया पुनः शुरू कर देते हैं। क्लियर? इसमें कह रहे हैं कि जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। एक बार पुनः साइकिल चलने से पुनः उपजाऊ हुई, वापस आते हैं, वापस वही कर्तन करना, दहन करना, मतलब स्टेप फार्मिंग करने के लिए तैयार करना और दहन कर देते हैं, मतलब कर्तन काट के उसको। अमेजन में पहले लोगों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। 1970 में एक ट्रांस अमेजन महामार्ग बना था। उसके बाद से यहाँ के जानवरों, जंतु, बायोलॉजी पर बड़ी रिसर्च हुई। और आप देखना, नेशनल ज्योग्राफी हो गई, आपके डिस्कवरी चैनल हो गए, इन्होंने तो इस पर खूब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। और अब तो भैया आप कहीं पे भी उस फॉरेस्ट में पहुँच सकते हो। हालत ये कर दी है कि उसकी बायोलॉजिकल सिचुएशन ही चेंज होनी स्टार्ट हो गई है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। बड़ी अच्छी लाइन है, देखो विविधता, जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं विकास की गतिविधियों के कारण। बड़ी अच्छी लाइन है। हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी देख लेते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण होता है। और यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन, गंगा बेसिन आपसे ऑप्शन पूछ दिया जाएगा, बताओ 10 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आपको ध्यान रखना है ये 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित होता है। इसकी सहायक नदी घाघर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियाँ होती हैं इसकी, एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित हो जाती हैं, आगे जाके इसमें मिल जाती है ना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तो सारी याद ही कर लेना। देख लो भैया एक बार, ये बेसिन हमारा गंगा नदी का, ये गंगा नदी आ रही है साहब, ये इसका क्या कहलाएगा? पूरा बेसिन कहलाएगा। क्लियर? मतलब ये जो सहायक नदियां ना, इनके बीच का जो पार्ट होता है ये इसका बेसिन कहलाता है। 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर है ना। और उपोष्ण, ध्यान रखना उपोष्ण कटिबंध की बात हो रही है, हम उपोष्ण कटिबंध में आ जाते हैं 23.5 से ऊपर होने की वजह से। आओ कुछ करके सीखें। चलो आगे देख लेते हैं। हाँ, जनसंख्या घनत्व, एक ये शब्द भी देख लो। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जनसंख्या घनत्व आप कैसे बताओगे, तो ध्यान रखना ये 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया, मतलब 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई, मतलब है ना, सब जगह से लंबाई चौड़ाई, ये वर्ग किलोमीटर हो गया है ना। यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे उस बेसिस पे मैं बताता हूँ ये जनसंख्या घनत्व कितना है। लेकिन ध्यान रखो, अब जैसे आपको ध्यान आ रहा है, ये एग्जांपल देखो, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 189 व्यक्ति रहते हैं। और यदि मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में 1029 रहते हैं। और यदि मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में रहते हैं 1102। जब हम सेंसस पढ़ेंगे तो इनके बारे में और देख लेंगे। जनसंख्या घनत्व साल ध्यान में आ गया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में भैया जितने लोग रहते हैं उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो गिनती है, उनकी जो सेंसस है, वही वहाँ की क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। और उन जनता के उन जन की जो संख्या है उसी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। इसमें वो सामान्य बातें जो आगे बता रखेंगे, भैया प्रवास करने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयोग होता है, इसलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर अच्छा है। सिल्क के कीड़ों के संवर्धन की कभी बात आ जाएगी, वो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बिहार और असम में खूब होता है। डेल्टा क्षेत्र हमारे यहाँ पर मैनग्रोव से घिरा हुआ है, जिसको हम पश्चिम बंगाल की तरफ देखते हैं। देखो कुछ मछलियों की प्रजातियां, उनके बारे में भी नाम आपको सुना हुआ होना चाहिए, रोहू, कतला एवं हिल्सा।
अरे भैया, जो कोई नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन भी ध्यान रखना कि ये रोहू, कतला, हिल्सा क्या है, मछलियों की प्रजाति हैं। और इस साइड के लोगों का मछली एवं चावल प्रमुख स्टेपल फूड है। वेदिका कृषि, स्टेप फार्मिंग। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल के प्रवाह की तीव्रता ना हो। क्या होता है, जल इधर आता है फिर रुकता है, फिर ऐसे बहता है फिर आता है, फिर ऐसे बहता है फिर आता है, तो इसी के डायरेक्ट बहता हुआ नहीं आता, रुकता हुआ आता है, जल भी मिल जाता है यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, वेदिका कृषि बोलते हैं। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? डॉल्फिन ही है, अंधे डॉल्फिन। गंगा गंगा में पाई जाने वाली यह मछली डॉल्फिन मछली है, जो हमारी क्या है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु, अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर ये ज्यादा संख्या में, तो तय मान के चलना वहां का जल शुद्ध होगा। अगर अशुद्ध है तो भैया ये वहां से चली जाती है या मृत्यु हो जाती है इनकी। तो ये अगर है तो समझ लेना आपका जल शुद्ध है, अगर संख्या अच्छी संख्या में है। अगला, ये अच्छे एक पॉइंट है इसमें, देखो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमने एक पैराग्राफ लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो बड़ा शानदार था। फिर भी यदि इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए तो एक लाइन में बता सकते हो, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। क्यों किया था? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज, देखो अब हिंदी में लिख दिया ना, अंग्रेजी का शब्द, कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। और बाकी कोई विशेष इसमें बात है नहीं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, अब तो चेंज भी हो गया, 2.0 आ गया ये ना। अगला वही इंपॉर्टेंट काम, इन प्रश्नों को 5 मिनट देके सारा देखना है। मेन्यू कहाँ का प्रमुख भोजन है, ये अपनी बात नहीं हुई लेकिन देख लेना। टोकन क्या है ये भी देख लेना। इस प्रकार के बड़े कभी वियर्ड प्रश्न आ जाते हैं। ये मेन्यू है ना, मुख्य आहार, जिसका उत्तर कसावा भी कहते हैं, आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। कहाँ के लोग? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ब्राजील के लोग ये खाते हैं। चींटियों के रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। अगले चैप्टर पे चलते हैं। देखो ये जो चैप्टर्स कराने का उद्देश्य मेरा सबसे बड़ा ये है कि इनके आने वाले छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से ध्यान में आ जाए, और कुछ अच्छे प्रश्न भी निकलते हैं, जैसे कि ये मैन्योक था, टेकुन था, टापीर था। 10 डिग्री भैया ऊपर और 30 डिग्री आपके उत्तर में आपका क्षेत्र कौन सा कहलाता है? गंगा नदी का बेसिन कहलाता है, उपोष्ण क्षेत्र में आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।